यह कहानी एक ऐसे शिक्षक की है जो अपने भीतर के संसार से बाहर झाँकने के लिए खिड़की ढूंढता है। एक ऐसी खिड़की जो न सिर्फ ईंटों की दीवार में हो, बल्कि उसके मन की दीवारों में भी खुल सके। वह एक सरकारी स्कूल में अध्यापक है, एक छोटे शहर के अपेक्षाकृत शांत जीवन में रमा हुआ, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी लिए। वह व्यक्ति गुमनाम है, जैसे कोई नाम जरूरी ही ना हो। उसके जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं, लेकिन उनका होना या ना होना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उन घटनाओं से उपजे भाव और अनुभव है। वो रोज स्कूल जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, फिर घर लौटता है। इसी बीच वह सोचता है, बहुत सोचता है। उसके मन में विचारों का एक अंतहीन सिलसिला चलता है, जो किसी कविता की तरह आकार लेता है। वह सड़क पर चलते हुए पेड़ों को देखता है, बारिश की बूंदों को महसूस करता है, मिट्टी की गंध को आत्मसात करता है और हर दृश्य के भीतर छिपे हुए अदृश्य को समझने की कोशिश करता है। यह कहानी दृश्य नहीं, अभिज्ञा को पकड़ने की कोशिश है। वह अक्सर सोचता है कि क्या किसी मकान की दीवार में खिड़की होती है या खिड़की में मकान। खिड़की से बाहर जो दिखता है वह कहीं ज्यादा असल होता है, या खिड़की के अंदर का संसार। ऐसे ही सवालों के माध्यम से वह हमें एक अलग ही दृष्टिकोण देता है। यह दृष्टिकोण हमारे अपने अनुभवों से मेल खा सकता है, लेकिन इसे शब्दों में पिरोना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। विनोद कुमार शुक्ल की लेखनी इसी असंभव को संभव बनाती है। शिक्षक का जीवन बहुत साधारण है, इतना साधारण कि वह असाधारण लगता है। वह पत्नी के साथ बेहद सादगी से रहता है, बच्चों की शरारतों को मुस्कुराकर देखता है, लेकिन उसकी दुनिया कहीं और है। वह आंतरिक संसार जो खिड़की से बाहर की दुनिया में भी झांकता है और भीतर की गहराइयों में भी उतरता है। वह एक मकान बनवाना चाहता है, एक छोटा सा घर जिसमें एक खिड़की हो। यह खिड़की महज रोशनी या हवा के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की खिड़की है। यह वह खिड़की में बैठकर देखना चाहता है कि दुनिया कैसी चल रही है। मकान बनाना उसके लिए एक साधारण भौतिक जरूरत नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। अपने लिए एक स्थान तलाशने का, एक ऐसी जगह जहां वह अपनी सोच, संवेदनाओं और स्मृतियों को संरक्षित कर सके। उपन्यास में प्रकृति का गहरा चित्रण है। लेखन बारीकी से बताता है कि कैसे पेड़ की छांव सिर्फ धूप से बचने का स्थान नहीं है, बल्कि सोचने का ठिकाना है। कैसे एक पत्ता हवा में हिलता है तो उसके साथ हमारा मन भी डोलने लगता है। एक शिक्षक जो बच्चों को व्याकरण सिखाता है, वही शिक्षक प्रकृति की भाषा सीखने की कोशिश करता है, वह भाषा जो शब्दों के पार है। शिक्षक का एक मित्र है, रामधनी। रामधनी मिस्त्री है, मकान बनाता है। वह भी जीवन को बड़े अलग ढंग से देखता है। उसके साथ बातचीत करते हुए शिक्षक बार बार उस प्रश्न पर लौटता है, क्या जीवन का कोई अर्थ होता है या अर्थ हम पैदा करते हैं। शिक्षक जब रामधनी से खिड़की बनाने की को कहता है, तो वह पूछता है, खिड़की खोलें किसकी। और शिक्षक सोच में पड़ जाता है, खिड़की किस दिशा में खुलनी चाहिए, उत्तर की ओर, पूरब की ओर या भीतर की ओर। पत्नी का किरदार भी महत्वपूर्ण है। वह शांत है, लेकिन उसकी उपस्थिति शिक्षक के जीवन में एक लय बनाए रखती है। वह व्यवहारिक है, लेकिन संवेदनशील भी। वह खिड़की के सपने को समझती है, भले ही वह उसे तर्कों से ना समझ पाए। उनके बीच कोई नाटकीय संवाद नहीं है, लेकिन एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। ऐसा जुड़ाव जो केवल सन्नाटों में व्यक्त होता है। धीरे धीरे मकान बनता है, ईंटें जुड़ती हैं, दीवारें उठती हैं और खिड़की आकार लेती है। लेकिन खिड़की सिर्फ एक वस्तु नहीं है, वह एक दृष्टिकोण है। जब खिड़की तैयार होती है और शिक्षक उसमें से झांकता है, तो उसे सिर्फ सड़क, पेड़ और आकाश नहीं दिखते,
उसे खुद की पहचान दिखती है। वह समझता है कि खिड़की का बाहर का संसार वही है, लेकिन अब उसे देखने का तरीका बदल दिया गया है। उपन्यास में समय की रफ्तार धीमी है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी पुराने घड़ी की टिक टिक जो हर सेकंड को जीने की कला सिखाती है। कहानी कहीं नहीं भागती, वह ठहर कर चलती है और पाठक को भी ठहरने पर विवश करती है। यह ठहराव एक प्रकार का ध्यान है, जहाँ शब्द मौन में बदल जाते हैं और विचार अनुभव में। दीवार में एक खिड़की रहती है, उस खिड़की की तलाश है जो हम सबके भीतर कहीं होती है, लेकिन अक्सर हम उसे खोलना भूल जाते हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि जीवन दौड़ नहीं है, वह ठहर कर देखने, सुनने और महसूस करने की प्रक्रिया भी है। यह एक अंतर यात्रा है, जहाँ लेखक के शब्दों के सहारे हम खुद तक पहुँचने का मार्ग खोजते हैं। खिड़की तैयार हो जाती है, वह शिक्षक उसमें से देखता है, लेकिन बाहर कुछ नया नहीं होता। वही पेड़, वही सड़क, वही लोग। फर्क सिर्फ इस बात का है कि अब वह उन सबको देखने की एक नई दृष्टि के साथ देख रहा है। वह समझता है कि खिड़की बाहर की दुनिया को देखने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने का जरिया बन चुकी है। वह एक प्रतीक है, खुद से मिलने की खिड़की। वह स्कूल जाता है तो बच्चों की मासूम बातों में एक दर्शन ढूंढता है। वह बच्चों के सवालों को सिर्फ उत्तर देने के लिए नहीं, बल्कि खुद से प्रश्न पूछने के लिए सुनता है। वह देखता है कि कैसे एक बच्चा दीवार पर खींची गई एक खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा है। यह दृश्य उसे भीतर तक झकझोर देता है। क्या हम सभी पर बनी कल्पनाओं की खिड़कियों से झांकते हैं, या क्या हमारी दुनिया ही दीवार पर बनी एक कल्पना है? शिक्षक की सोच गहराई पकड़ने लगती है। वह सोचता है कि समय क्या है। वह अपने छोटे छोटे अनुभवों को शब्दों में दर्ज करने लगता है, जैसे सुबह की हवा में पत्तियों की सरसराहट, या शाम के समय सूरज की रोशनी में दीवार पर बनने वाली आकृतियां। वह हर उस बात को महसूस करने लगता है जिसे आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उसके लिए एक टूटे हुए खिलौने का अर्थ है अधूरेपन की सुंदरता। एक दिन वह खिड़की में बैठा होता है और बारिश होती है। पानी की बूंदें खिड़की की चौखट से टकराती हैं और धीमे स्वर में संगीत जैसा उत्पन्न होता है। वह उस संगीत को सुनता है, आंखें बंद करता है और महसूस करता है कि जैसे वह खिड़की नहीं, जीवन की सरहद पर बैठा हो, जहां बाहर और भीतर की सीमाएं मिट जाती हैं। वह अपने अतीत को याद करता है। बचपन में वह भी दीवारों पर खिड़की बनाता था और कल्पना करता था कि उसमें से वह बाहर देख रहा है। यह याद उसे भीतर से गुदगुदा देती है और वह महसूस करता है कि हम सब खिड़कियों के भीतर पैदा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे दीवारों में बदल जाते हैं। यही यात्रा खिड़की से दीवार तक की मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। उपन्यास में लेखक बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जीवन को सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से देखना एक बड़ी चूक है। हर वस्तु, हर क्षण, हर चुप्पी किसी बड़ी बात की प्रतीक हो सकती है। जैसे एक चाय का प्याला सिर्फ गर्म पेय नहीं है, वह उस गर्माहट का प्रतीक है जो हमें जीवन में चाहिए होती है, किसी के साथ साझा करने के लिए। शिक्षक को अब खिड़की के बाहर का संसार पहले जैसा नहीं लगता। वह सोचता है, क्या मैं बदल गया हूँ या दुनिया बदल गई है? यह प्रश्न उसे भीतर तक ले जाता है। वह जानता है कि दुनिया वही है, लेकिन देखने की उसकी दृष्टि बदल चुकी है। यही साहित्य की सबसे बड़ी भूमिका है, दृष्टि परिवर्तन की। धीरे धीरे वह खिड़की शिक्षक का प्रिय स्थान बन जाती है। वह हर दिन उसमें बैठता है, चाय पीता है, सोचता है और लिखता है। उसकी पत्नी कभी कभी खिड़की के पास बैठकर उससे कुछ पूछती है, जैसे आज क्या देखा खिड़की से, और वह मुस्कुरा देता है। उसके बीच संवाद नहीं, संवेग चलता है। एक दिन स्कूल में एक बच्चा पूछता है,
सर, खिड़की क्यों होती है? शिक्षक कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, ताकि हम देख सकें कि हम क्या नहीं देख पा रहे हैं। बच्चा मुस्कुराता है और शिक्षक की आंखें भीग जाती है। यह पल किसी उपदेश का नहीं, एक अनुभव का है, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब शिक्षक अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। वह समझता है कि उसकी दीवारों में एक नई खिड़कियां हैं। कुछ बंद हैं, कुछ खुली हुई हैं और कुछ ऐसी हैं जो कभी बनी ही नहीं। वह सोचता है कि हर इंसान के भीतर कुछ अधूरी खिड़कियां होती हैं, जिन्हें केवल संवेदना और विचार के सहारे खोला जा सकता है। रोजमर्रा की चीजों में वह सुंदरता ढूंढता है, जैसे नल से टपकती पानी की बूंदों में समय का बहाव, या अखबार के पन्नों में लिपटी चुप्पियां। वह समझता है कि कविता सिर्फ शब्दों में नहीं होती, वह उन लम्हों में होती है जो बीत जाते हैं, लेकिन उनके स्पर्श को हम अपने भीतर समेटे रहते हैं। अब वह मकान एक घर बन चुका है, एक ऐसा घर जिसमें खिड़की रहती है और उस खिड़की में जीवन की झलक रहती है। उसकी दुनिया सीमित है, लेकिन वह अनंत के दर्शन कर चुका है। वह जानता है कि वह कहीं नहीं जाएगा, लेकिन वहीं बैठकर पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर सकता, खिड़की के सहारे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन शिक्षक की दुनिया स्थिर रहती है। एक ऐसी स्थिरता जिसमें हलचल छिपी हुई है। उसकी दिनचर्या बदलती नहीं, लेकिन वह हर दिन कुछ नया देखता है, कुछ नया महसूस करता है। अब खिड़की उसकी दृष्टि का विस्तार बन गई है। वह जानता है कि खिड़की के उस पार वही पुरानी दुनिया है, लेकिन अब वह उस दुनिया को किसी कवि की तरह देखता है, जो मामूली बातों में भी गहराई ढूंढ लेता है। एक दिन वह खिड़की में बैठे बैठे सोचता है, अगर यह खिड़की न होती तो क्या मैं वही रहता जो आज हूँ? यह प्रश्न सीधा है, पर उत्तर बहुत जटिल है। वह जानता है कि खिड़की ने उसे खुद से मिलवाया है। यह महज एक वस्तु नहीं, यह एक अनुभव है, एक झरोका जिसमें से उसने अपने मन का नक्शा पढ़ा है। धीरे धीरे वह लिखना शुरू करता है, कागजों पर, पुराने रजिस्टरों में, अखबार के किनारों पर। वह नहीं जानता कि वह लेखक है या नहीं, लेकिन उसे शब्दों से प्रेम हो गया है। अब उसके पास शब्द हैं उन भावनाओं के लिए जो वह बरसों से भीतर दबाए बैठा है। वह महसूस करता है कि खिड़की ने उसके भीतर जो मौन था, उसे बोलना सिखाया है। रामधनी अब उसका स्थायी मित्र बन चुका है। दोनों कभी छत पर बैठते हैं, कभी खिड़की के पास, और बातें करते हैं, जीवन की, मौसम की, जिंदगी के खालीपन की। रामधनी कभी कभी एक एक ईंट को देखता है और कहता है, यह ईंट भी जानती है कि इसका हिस्सा खिड़की नहीं बन पाया। यह बात शिक्षक को भीतर तक छू जाती है। वह सोचता है, हमारे भीतर भी बहुत सी ईंटें हैं जो दीवार बन गई हैं, खिड़की नहीं बन पाई। शिक्षक अब खुद को समाज से कटा हुआ नहीं महसूस करता, बल्कि उसके भीतर एक नई संवेदनशीलता पैदा हो चुकी है। वह हर बात को महसूस करता है, जैसे किसी पुराने बक्से में रखी धूप की गंध को, या बरसे पुरानी किताब के भीतर छुपे हुए सूखे फूल को। उसके लिए यह सब स्मृति नहीं, बल्कि एक अनुभव है, ऐसा अनुभव जो खिड़की के माध्यम से जीवित हो गया है। कभी कभी वह खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते देखता है और सोचता है कि बचपन ही वह अवस्था थी जब हम दीवारों को खिड़कियां समझते थे। वह देखता है कि बच्चे अपने खेल में कितनी कल्पनाएं करते हैं, और वह कल्पनाएं न संसार से जोड़ती हैं, न कि तोड़ती हैं। वह सोचता है, क्या कल्पना ही खिड़की होती है? अगर हाँ, तो क्या हर कल्पनाशील व्यक्ति अपने दीवार में एक खिड़की बना रहा होता है? शिक्षक अब हर व्यक्ति को एक दीवार मानने लगा है, कोई ईंटों से बनी, कोई भावनाओं से,
कोई अनुभवों से। लेकिन हर दीवार में कहीं न कहीं एक खिड़की होती है, खुली या बंद। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। यही खिड़की लोगों को जोड़ती है, उनमें संवाद बनाती है। पत्नी अब अक्सर उसके पास बैठती है, चुपचाप। दोनों साथ होते हैं लेकिन बिना बोले। वह खिड़की में बैठती है और बाहर देखती है, जैसे उसे भी अब उस खिड़की से प्रेम हो गया हो। एक दिन वह पूछती है, अगर यह खिड़की नहीं होती तो क्या हम इतने पास होते? शिक्षक उसे देखता है और चुप रहता है। इस चुप्पी में वह सब कुछ कह देता है जो शब्द कभी नहीं कह पाते। एक दिन बारिश आती है, तेज, लगातार और ठंडी। खिड़की बंद कर दी जाती है, लेकिन बूंदों की आवाज अब कमरों के भीतर उतर आई है। शिक्षक को लगता है कि अब खिड़की बंद होने पर भी वह बाहर की दुनिया को महसूस कर सकता है। यह उसका विकास है। अब खिड़की उसके भीतर खुल चुकी है। वह जानता है कि यह कहानी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जीवन किसी निष्कर्ष का नाम नहीं है। यह यात्रा है जो रुकती नहीं, बदलती रहती है। खिड़की उसका एक साथी है, उसका आईना है और उसका संवाद है स्वयं से। अब वह सपने देखता है, लेकिन अब वे सपने किसी लक्ष्य की ओर नहीं, बल्कि समझ की ओर ले जाते हैं। वह समझ है कि जीवन की सार्थकता सिर्फ बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे क्षणों में है जिनमें हम अपने भीतर उतर पाते हैं। कभी वह खिड़की से एक पक्षी को उड़ते हुए देखता है और सोचता है, क्या पक्षियों को भी खिड़कियों की जरूरत होती है? शायद नहीं, लेकिन मनुष्य को होती है, क्योंकि हम अपने भीतर बंद हो जाते हैं। हम दीवार बन जाते हैं, और दीवार का अर्थ है अलगाव, खिड़की का अर्थ है जुड़ाव। अब जब जीवन खिड़की से होकर बहने लगता है, शिक्षक को हर क्षण में कविता दिखाई देने लगती है। वह किसी कविता को पढ़ता नहीं, बल्कि जीता है। हर सुबह वह खिड़की के पास बैठकर चाय का कप उठाता है और उसे देखता रहता है, जैसे उसमें जीवन का सार छिपा हो। अब वह चाय भी पहले जैसी नहीं रही। वह सोचता है कि चाय सिर्फ पीने की वस्तु नहीं, बल्कि वह एक रुकाव है, एक ठहराव है, जिसमें मनुष्य खुद से मिलने की कोशिश करता है। वह अब आसपास की चीजों से बात करने लगता है, पेड़ों से, दीवारों से, छत पर बैठने वाली चिड़ियों से, और सबसे ज्यादा अपनी खिड़की से। खिड़की अब एक साथी बन गई है। वह सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं दिखाती, बल्कि भीतर की दुनिया में प्रवेश का द्वार भी बन चुकी है। जब वह बहुत अकेला होता है, वह खिड़की से बात करता है। वह कहता है, तू तो कांच की है, फिर भी इतनी गहराई क्यों है तुझ में? और खिड़की चुप रहकर सब कुछ कह देती है। शिक्षक की स्मृतियां अब जागने लगती हैं। वह अपने पिता को याद करता है, कैसे वे अक्सर खिड़की के पास बैठकर चुपचाप कुछ सोचा करते थे। वह सोचता है कि शायद खिड़कियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, जैसे विरासत। कुछ लोग मकान छोड़ते हैं, कुछ खिड़कियां छोड़ जाते हैं, सोचने की, देखने की और समझने की। एक शाम वह खिड़की से एक बुजुर्ग को देखता है, जो लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रहा है। उस वृद्ध की चाल में समय की थकावट दिखती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दुनिया को देखने की जिज्ञासा है। शिक्षक सोचता है, क्या हम उम्र के साथ दीवार बन जाते हैं, और जिज्ञासा ही वह खिड़की है जो हमें जीवित रखती है। वह उसकी सोच और भी गहरी होती जा रही है। उसे यह भी लगने लगता है कि हम सबके भीतर कोई ना कोई खिड़की है, और कभी कभी पूरी जिंदगी हम उस खिड़की को खोल नहीं पाते। जीवन जीने से ज्यादा उसे महसूस करने की कला होनी चाहिए। वह सोचता है कि जो लोग जीवन को तेजी से जीते हैं, वे अक्सर खिड़कियों को देखना भूल जाते हैं, और जो देख लेते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। रामधनी अब कम आने लगा है, लेकिन जब भी आता है वही गहराई लेकर आता है। एक दिन वह कहता है,
दीवार अगर बहुत मोटी हो तो खिड़की बनाना मुश्किल होता है। यह बात एक साधारण बात नहीं, जीवन का सत्य बनकर उभरता है। हम अपने भीतर दीवारें खड़ी करते हैं, डर, उम्मीद, हार और अहंकार की, और फिर खिड़कियां बनाना मुश्किल हो जाता है। शिक्षक अब महसूस करता है कि जो भी व्यक्ति सोच सकता है वह भीतर से अकेला होता है, लेकिन यह अकेलापन दुख नहीं, एक तपस्या की तरह है। जैसे एक योगी किसी गुफा में बैठकर मौन साधता है, वैसे ही वह शिक्षक खिड़की के पास बैठकर मौन को सुनता है। उसकी आंखें बोलती हैं और उसका मन कविता बन जाता है। पत्नी अब उसकी खामोशी को समझने लगी है। वह जान गई है कि उसका पति अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। लेकिन यह बदलाव कोई बाहरी नहीं, एक भीतरी यात्रा का परिणाम है। वह समझती है कि खिड़की अब केवल वस्तु नहीं, उसकी जिंदगी की एक भावना बन गई है, एक साझी अनुभूति जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। शिक्षक अब बच्चों को सिर्फ किताबें की बातें नहीं सिखाता, वह उन्हें देखना सिखाता है, छोटी छोटी चीजों को महसूस करना सिखाता है। एक बार एक बच्चा पूछता है, सर यह पंखा क्यों घूमता है? शिक्षक सोच में पड़ जाता है। वह जानता कि यह सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, दर्शन का भी है, क्योंकि वह रुकता नहीं और बच्चा मुस्कुरा देखता है, जैसे उसने कोई रहस्य जान लिया हो। धीरे धीरे मौसम बदलता है। अब सर्दियां आने लगी हैं। खिड़की से आती हवा में एक ठंडापन है, लेकिन वह भी सुखद है। शिक्षक अब ओढ़नी में लिपट कर खिड़की में बैठता है। बाहर कोहरा है, लेकिन भीतर स्पष्टता है। यही खिड़की का कमाल है। बाहर चाहे जैसा हो, भीतर हमेशा कुछ साफ दिखाई देता है। अब वह सोचता है कि क्या हर घर में खिड़की होनी चाहिए? क्या खिड़की एक वास्तुशिल्प का हिस्सा है या जीवन की आवश्यकता? वह सोचता है कि हर व्यक्ति को अपने मन की दीवारों में कम से कम एक खिड़की तो बनानी चाहिए, वरना वह जीवन की सबसे सुंदर चीजों को देख नहीं पाएगा। एक दिन वह खिड़की के पास बैठा होता है और उसे अचानक एहसास होता है कि वह उसे किसी यात्रा की आवश्यकता नहीं, वह जहाँ है वहीं सब कुछ है। वह जानता है कि खिड़की ने उसे जहाँ जहाँ ले जाना था वहाँ वहाँ पहुँचा चुका है, उसके अपने भीतर। अब जब जीवन की गति धीमी और गहरी हो चुकी है, शिक्षक अपने हर विचार को सावधानी से पकड़ने लगा है, जैसे कोई धीमी गति से गिरती बारिश की बूंद को हथेली पर लाने की कोशिश करे। वह अब खिड़की से बाहर देखने से अधिक खिड़की को देखने में रुचि लेने लगा है। उसे लगता है कि खिड़की केवल बाहर का दृश्य नहीं, बल्कि उसके और उसके अनुभवों के बीच का पारदर्शी पर्दा बन गई है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आती हैं, वह अचानक भावुक हो उठता है। उसे लगता है कि रोशनी भी संवाद करती है, बिना बोले, बिना शब्दों के। वह सोचता है, क्या मौन भी एक भाषा है? और अगर है, तो क्या खिड़की उसका शब्दकोश है? इस तरह के सवाल अब उसे हर रोज घेरे रहते हैं, लेकिन वे उत्तर नहीं मांगते, वे केवल साथ साथ हैं, सोचने के लिए। अब वह उन चीजों में भी कविता ढूंढ लेता है जो पहले उसे साधारण लगती थी, जैसे खिड़की पर गिरती धूल या पुराने पर्दों की सिलवटें। एक बार वह खिड़की के कांच पर हाथ फेरता है। वह देखता है कि उंगलियों के निशान रह गए हैं। वह सोचता है कि शायद जीवन भी ऐसा ही है। हम सब चीजों पर निशान छोड़ते हैं, पर वे बहुत धीरे मिटते हैं, अगर मिटते भी हैं तो। शिक्षक अब और भी ज्यादा चुप रहने लगा है। उसकी चुप्पी डर या अकेलेपन की नहीं, यह एक ऐसी शांति की चुप्पी है जिसमें आत्मा ठहर कर अपने ही कंपन को सुनती है। वह समझ गया है कि विचारों की भीड़ में भी मौन की जगह हो सकती है, और खिड़की वह स्थान बन गई है जहाँ यह मौन सबसे साफ सुनाई देता है।
एक दिन एक सपना आता है। वह देखता है कि खिड़की खुद चलकर उसके पास आ रही है। वह पूछती है, क्या अब भी मुझे सिर्फ देखने का माध्यम समझते हो, या समझ चुके हो कि मैं खुद एक दृष्टि हूँ? शिक्षक जागता है, परंतु वह सपना अब भी उसकी आंखों के आगे है। वह जानता है कि वह अब एक भिन्न अवस्था में प्रवेश कर चुका है, जहाँ प्रतीक, स्वप्न और यथार्थ एक दूसरे से अलग नहीं होते। अब वह खुद से बातें करता है, सवाल करता है, जवाब नहीं देता। उसे लगता है कि उत्तर केवल उस क्षण में मिलते हैं जब सवाल पूरी तरह मौन हो जाए और खिड़की उसकी इस खोज की साक्षी बन रहती है, जैसे कोई पुराना दोस्त जो कुछ ना कहे फिर भी सब कुछ समझता हो। पत्नी भी अब यह बदलाव समझ चुकी है। पहले वह कभी कभी कहती थी, तुम ज्यादा सोचते हो। अब वह सिर्फ इतना कहती है, तुम्हारे पास सोचने की जगह है। वह जगह वही खिड़की है जो अब उनका साझा अनुभव बन चुकी है। कभी कभी दोनों साथ बैठते हैं खिड़की के पास और चाय पीते हैं, बिना कोई बात किए। अब चुप्पी अब शब्दों से अधिक गूंजती है। शिक्षक को अब यह भी लगने लगा है कि हर जीवन में एक समय आता है जब खिड़की खुलती है। कोई इस समय को देख पाता है, कोई चूक जाता है, कोई डरता है कि बाहर क्या होगा और खिड़की बंद कर देता है। लेकिन जो खिड़की को खुला रखता है वह धीरे धीरे स्वयं के करीब आने लगता है। वह सोचता है कि शायद खिड़की कोई वस्तु नहीं, एक अवसर है अपने आप को, अपने अनुभव को और अपने अस्तित्व को समझने का। अब मौसम बदल चुका है। खिड़की के बाहर पतझड़ है, सूखे पत्ते हैं, आकाश हल्का धुंधला हो चुका है। लेकिन शिक्षक के भीतर एक नई हरियाली उग आई है। वह अब अंधेरे की रोशनी की तरह देख सकता है। उसे लगता है कि खिड़की से बाहर गिरते पत्ते जीवन के उन हिस्सों की तरह हैं जो कभी सुंदर थे, अब सूख चुके हैं, लेकिन अब भी अर्थ रखते हैं। अब उसे मृत्यु का भय नहीं लगता। वह समझ गया है कि जीवन और मृत्यु के बीच खिड़की जैसी कोई चीज नहीं होती, जहां से आत्मा इस दुनिया को अंतिम बार देखती है और फिर चली जाती है। वह सोचता है, शायद मृत्यु वह क्षण होती है जब खिड़की की तरफ पीठ करके खड़े व्यक्ति को कोई भीतर से पुकारता है। यह सोच उसे भयभीत नहीं करती, बल्कि शांत करती है। शिक्षक अब किसी को उपदेश नहीं देता। वह जान गया है कि खिड़की को देखने का अनुभव हर किसी का निजी होता है। कोई उसे सिर्फ बाहर देखने के लिए खोलता है, कोई भीतर से रोशनी पाने के लिए, कोई उसे बंद कर देता है डर से, उदासी से। लेकिन वह जानता है कि खिड़की कहीं जाती नहीं, वह वहीं रहती है, चुपचाप प्रतीक्षा करती हुई। अब वह लिखता है रोज खिड़की के पास बैठकर। उसकी रोशनी में उसके शब्द अब साधारण नहीं होते, उनमें गहराई होती है, मौन की स्याही होती है। वह लिखता है, मैंने खिड़की को नहीं चुना था, वह मेरे हिस्से में आई थी। मैंने दीवारों में रहना सीखा, पर खिड़की ने मुझे बाहर की धूप का स्वाद चखाया। अब जब मैं सोता हूँ तो सपनों में खिड़की खुलती है और मैं उड़ जाता हूँ। अब जब जीवन खिड़की से होकर बहता जा रहा है, शिक्षक को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि उसका अपना अनुभव, जो पहले केवल उसका निजी था, अब किसी सार्वभौमिक सत्य की तरह प्रतीत होने लगा है। वह जानने लगता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दीवारों से घिरा होता है और हर कोई जाने अनजाने किसी खिड़की की तलाश में जी रहा होता है। वह देखता है कि बाजार की ओर जाती सड़क पर कितने ही लोग रोज भागते हैं, कुछ पैदल, कुछ साइकिल से, कुछ बसों से। उनकी आंखों में एक अजीब सी हड़बड़ी है, जैसे कुछ छूट रहा हो। लेकिन उनमें से कोई भी रुककर नहीं देखता कि रास्ते के किनारे लगे पेड़ों की पत्तियां आज कुछ ज्यादा हरी हैं। वह सोचता है, क्या जीवन में इतना कुछ देखने लायक है और हम सब उसकी खिड़कियां बंद करके बैठे हैं।
अब वह यह भी महसूस करने लगा है कि शब्दों से परे भी एक भाषा होती है, जैसे प्रेम की, जैसे मौन की, जैसे प्रतीक्षा की। और खिड़की उस भाषा को समझने का माध्यम है। जब कोई खिड़की में बैठा सिर्फ देख रहा होता है, तो वह देखना नहीं, समझना होता है। जैसे कोई अपनी माँ के चेहरे पर चुप्पी पढ़ लेता है, जैसे कोई बारिश की बूंद में अपने टूटे हुए सपने को महसूस कर लेता है। एक दिन शिक्षक खिड़की के बाहर देखते हुए सोचता है कि क्या खिड़की एक संबंध भी हो सकती है। वह संबंध जो दो व्यक्तियों को नहीं, बल्कि व्यक्ति और विश्व को जोड़ता है। जैसे कोई रेखा जो प्रकाश और धरती को मिलाती है, वैसे ही खिड़की उस अंतः संबंध का प्रतीक बन जाती है जो व्यक्ति और अस्तित्व के बीच है। अब वह हर चीज को दो दृष्टियों से देखने लगा है, बाहर की और भीतर की। बाहर जो दिखता है वह यथार्थ है, लेकिन भीतर जो महसूस होता है वह सत्य है। और खिड़की वह पुल बन चुकी है जो इन दोनों को जोड़ती है। वह सोचता है, अगर मैंने खिड़की से बाहर देखना ना सीखा होता तो क्या मैं अपने भीतर झांकना जान पाता। रामधानी एक दिन अचानक आता है। उसके हाथ में एक नया औजार है। वह कहता है, अब मैं खिड़कियां नहीं दरवाजे बनाता हूँ। शिक्षक मुस्कुराता है। शायद अब लोग बाहर नहीं, भीतर जाना चाहते हैं। यह छोटा सा संवाद भी एक गहरी बात कह जाता है। समय के साथ जरूरतें नहीं, दृष्टियां बदलती हैं। अब वह खिड़की से न केवल बाहर देखता है, बल्कि लोगों को भी देखता है। उनकी आंखों में उसे लगता है कि हर व्यक्ति की आंखें एक खिड़की हैं जो भीतर की दीवारों को दिखा सकती हैं, बशर्ते हम देखने का धैर्य रखें। वह अब बच्चों की आंखों में सपना देख सकता है, बुजुर्गों की आंखों में अनुभव देख सकता है, और पत्नी की आंखों में एक ऐसी मौन स्वीकृति जो प्रेम की पराकाष्ठा है। वह एक डायरी में लिखता है, जब खिड़की बंद हो जाती है तब भीतर दिया जलना पड़ता है, पर जब खिड़की खुली हो तो रोशनी खुद ब खुद आ जाती है। अब वह जान चुका है कि खिड़की केवल एक दिशा नहीं देती, वह एक दृष्टि देती है। वह खिड़की से बाहर देखता है, कुछ नया नहीं, वही पुरानी दुनिया। पर अब हर चीज में कोई संदेश, कोई संकेत, कोई मौन संगीत सुनाई देता है। पत्नी एक दिन खिड़की में बैठकर पूछती है, तुम कभी थकते नहीं। वह कहता है, मैं दौड़ नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ। देखने वाले कभी नहीं थकते। यह बात दोनों को बहुत देर तक चुप रखती है। खिड़की उस चुप्पी में भी साझेदार है, जैसे वह दोनों की मौन गवाही बन गई हो। अब मौसम फिर बदलने लगता है। बसंत आने वाला है, पेड़ों में नए पत्ते आ रहे हैं, फूल खिलने लगे हैं। लेकिन शिक्षक जानता है कि बाहर की ऋतुएं अब उसकी सोच को उतना नहीं बदलती जितना उसका भीतर अब बदल चुका है। उसके भीतर अब एक ऐसी बसंत ऋतु है जो खिड़की के बिना भी हमेशा खिली रहती है। उसकी डायरी के अंतिम पन्नों में एक पंक्ति बार बार आती है, खिड़की अब कहीं नहीं है, क्योंकि वह अब मैं हूं। अब जब शिक्षक सुबह अपनी खिड़की के पास बैठता है तो उसके मन में कोई विशेष सोच नहीं होती। उसका मन रिक्त होता है, और यही रिक्तता अब उसका सबसे बड़ा खजाना है। पहले वह खिड़की को देखने, जानने, समझने की चेष्टा करता था। अब वह बस होने की स्थिति में है। वह खिड़की के पास है, लेकिन अब खिड़की में खुद को देखता है, बाहर को नहीं। उसके लिखे शब्द अब और भी पारदर्शी हो गए हैं, जैसे पानी पर बनी आकृतियां जो दिखती भी हैं और तुरंत मिट भी जाती हैं। वह जानता है कि अब लिखना उद्देश्य नहीं, प्रक्रिया बन गया है, जैसे सांस लेना,
वैसे ही लिखना, सहज, शांत और भीतर से निकला हुआ है। उसकी डायरी अब उसके जीवन की खिड़की है, जिसमें वह अपने क्षणों को सहेजता है, टपकती हुई रोशनी की तरह। एक दिन वह अकेले चुपचाप खिड़की के बाहर झांक रहा होता है। सामने एक बच्चा पतंग उड़ा रहा होता है। पतंग हवा में ऊपर जा रही होती है और बच्चा नीचे से उसकी डोर थामे हुआ है। शिक्षक सोचता है, यह डोर क्या है? नियंत्रण, संबंध या विश्वास? उसे लगता है कि हम सब पतंग जैसे हैं, हवा में ऊंचे उड़ते हुए, लेकिन किसी अदृश्य डोर से, जमीन से जुड़े हुए। उसी क्षण उसे यह भी अनुभव होता है कि खिड़की और पतंग में समानता है। खिड़की के जरिए हम ऊपर जा सकते हैं, सोच में, आत्मा में, भावना में, लेकिन हमारी जमीन हमेशा बनी रहती है, और वह जमीन है समझ, सहानुभूति और मौन। अब उसे आसपास के लोग अलग अलग नजर आते हैं। वह देखता है कि मोहल्ले की औरतें जब पानी भरने जाती हैं तो उनके चेहरे पर एक थकान नहीं बल्कि एक स्वीकृति होती है, जीवन के रूटीन की, जिम्मेदारियों की और उसकी सादगी की। वह उन्हें पहले कभी इस तरह नहीं देख पाया था। वह समझता है कि खिड़की ने उसकी दृष्टि बदल दी है, उसके मूल्य बदल दिए हैं। शिक्षक अब शब्दों से ज्यादा संकेतों को पढ़ता है, जैसे किसी का चुप रह जाना, जैसे कोई बिना देखे मुस्कुरा दे, या कोई अपनी बात कहते कहते रुक जाए। वह जानता है कि सबसे गहरे संवाद उन्हीं क्षणों में होते हैं जब कोई कुछ नहीं कहता। उसके जीवन में अब एक काव्यात्मक स्वीकृति आ गई है। वह अब शिकायत नहीं करता, न सरकार से, न समाज से, न परिस्थितियों से। वह समझता है कि बदलाव बाहर से आता है, वह भीतर की खिड़की से आता है, और अगर वह खिड़की खुली हो तो अंधेरे में भी रोशनी की किरणें प्रवेश कर जाती हैं। एक सांझ जब सूरज ढल रहा होता है, वह पत्नी से कहता है, देखो, खिड़की से सूरज नीचे जा रहा है। पत्नी मुस्कुराती है, या हम ऊपर चढ़ रहे हैं। यह वाक्य दोनों को गहराई से छू जाता है। दोनों चुप हो जाते हैं, और उस चुप्पी में एक पूरी कविता बन जाती है। अब शिक्षक को मृत्यु का विचार भय नहीं देता। वह उसे एक और खिड़की की तरह सोचता है, एक ऐसी खिड़की जो इस दुनिया से उस अनदेखी दुनिया की ओर खुलती है, जहाँ शायद शब्द नहीं होंगे, लेकिन मौन की भाषा और भी प्रखर होगी। वह सोचता है कि खिड़की अंतिम नहीं होती, वह एक मार्ग होती है, एक सेतु जो जीवन और मृत्यु, विचार और शून्यता, अस्तित्व और निर्वाण को जोड़ती है। अब वह बच्चों से भी धीरे धीरे वह बातें करने लगता है जो पाठ्यक्रम से बाहर है, जैसे संवेदना, जैसे आत्मचिंतन, जैसे यह समझना कि हर कोई भीतर से अलग दुनिया लेकर चलता है। वह उन्हें सिखाता है कि खिड़की बनाना जरूरी है, कांच की नहीं, मन की। अब खिड़की के आसपास फूलों के छोटे छोटे गमले रखे हैं, उनमें कुछ पौधे लग चुके हैं, तुलसी, मनी प्लांट, एक छोटी सी गुलाब की बेल। वह रोज उन्हें पानी देता है और देखता है कि उनमें नई कोपलें आ रही हैं। वह सोचता है, जैसे खिड़की से जीवन देखता हूँ, वैसे ही इन पौधों में जीवन उगते देखना सीख रहा हूँ। शिक्षक अब जानता है कि उसका जीवन कोई बड़ी बात नहीं कहेगा, न वह प्रसिद्ध होगा, न किताबों में आएगा, लेकिन उसके पास एक खिड़की है जिसने उसे वह सब दिया है जो बाहरी दुनिया ने उसे कभी नहीं दिया। एक दृष्टि, एक मौन, एक गहराई। और अंततः वह अपनी डायरी के आखिरी पन्नों में लिखता है, मैं दीवार नहीं हूँ, मैं ईंट नहीं हूँ,
मैं वह खिड़की हूँ जिनमें से तुम देख सकते हो अपने भीतर। अब जब बरसों बीत चुके हैं, शिक्षक की उम्र भी बढ़ चुकी है और शरीर थक चुका है। आंखें अब उतनी तेज नहीं रही, लेकिन उसकी दृष्टि पहले से कहीं ज्यादा साफ है। उसके जीवन में अब शब्द नहीं, मौन अधिक बोलता है। पहले वह खिड़की से बाहर दुनिया देखता था, अब वह खुद को देखता है। अब वह जान चुका है खिड़की वास्तव में मैं ही हूँ। उसकी पत्नी अब भी साथ है, पहले की तरह चुप, शांत और स्थिर। दोनों अब ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उनके बीच एक मौन संवाद चलता रहता है, जैसे दो खिड़कियां एक दूसरे को बिना शब्दों के समझ रही हैं। शिक्षक कई बार सोचता है कितना कुछ कहा जा सकता है, पर सबसे जरूरी बातें वही होती हैं जो कभी नहीं कही जाती। यह खिड़की ही उसे यह कला सिखा पाई है। अब वह बच्चों से बहुत कम बात करता है, लेकिन जब करता है तो बस एक ही बात कहता है, खिड़की को बंद मत करना, चाहे दुनिया कैसे भी हो जाए, अपनी दृष्टि को खुला रखना। वह जान चुका है कि खिड़की का मतलब केवल बाहर देखना नहीं है, यह एक भीतर जाने का मार्ग भी है। जैसे मंदिर में कोई घंटी बजती है और हमें भीतर कुछ महसूस होता है, जैसे कोई गीत सुनते सुनते आंखें नम हो जाती हैं, वैसे ही खिड़की का होना भी हमें अपने सबसे सच्चे रूप से मिलवाता है। अब वह बहुत कम लिखता है, डायरी के कुछ पन्ने खाली हैं, लेकिन उन खाली पन्नों में जो भी कुछ लिखा है सिर्फ मौन। कभी कभी वह खाली पृष्ठ को देखता है और सोचता है, यही है असली लेखन, जब शब्द हट जाएं और बस अनुभूति शेष रह जाए। एक दिन जब वह खिड़की के पास बैठा होता है, उसे एक पुरानी कविता याद आती है जो वह छात्र जीवन में पढ़ता था। दीवारों के पीछे भी एक सपना होता है और खिड़कियां उसी सपने की दरारें हैं। उसे लगता है कि ये पंक्तियां अब उसके जीवन का सार बन चुकी हैं। अब जीवन धीरे धीरे संक्षिप्त होने लगा है, आसपास के लोग बदल गए हैं, कुछ पुराने साथी चले गए हैं, मोहल्ला अब उतना अपना नहीं लगता, लेकिन खिड़की अब भी वैसी ही है, स्थिर, शांत और जीवन से भरपूर। एक दिन रामधनी फिर आता है, अब वह बूढ़ा हो गया है। कहता है, अब मैं खिड़कियां नहीं बनाता, बस उन्हें मरम्मत करता हूँ। शिक्षक हंसते हुए कहता है, हम भी अब मरम्मत ही कर रहे हैं, खुद की। हम भी पुराने हो चले हैं, पर अगर खिड़की ठीक हो तो सब कुछ दिखता रहता है। रामधनी जाते हुए कहता है, खिड़की तो ठीक है बाबूजी, बस नजरों को साफ रखना। शिक्षक को लगता है कि यह वाक्य किसी ग्रंथ से कम नहीं। नजर साफ हो तो खिड़की ही काफी है दुनिया को समझने के लिए। अब वह मृत्यु के और भी निकट है, उसे इसका आभास है, लेकिन कोई भय नहीं। वह जानता है कि जीवन की तरह मृत्यु भी एक खिड़की है, एक ऐसी खिड़की जिससे होकर हम एक और गहराई, एक और प्रकाश, एक और मौन की ओर जाते हैं। अपनी अंतिम डायरी में वह लिखता है, अगर मैं कभी लौटूं तो शायद एक खिड़की बनकर लौटूंगा। मैं ईंट नहीं, दीवार नहीं, दरवाजा नहीं, मैं वह खिड़की बनना चाहता हूँ जिससे लोग खुद को देख सकें। अंततः उसकी अंतिम सांस भी उसी खिड़की के पास होती है, जहाँ सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा होता है, आकाश हल्का गुलाबी हो चुका है और एक शांति जो किसी शब्द में नहीं, बस खिड़की की उपस्थिति में महसूस होती है, पूरे कमरे में भर जाती है। दीवार में एक खिड़की रहती है, सिर्फ एक कहानी नहीं, यह जीवन को देखने की एक नई दृष्टि है, जहाँ खिड़की एक प्रतीक है, दृष्टि का, मौन का, आत्मा का।